हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है साइंस 9th क्लास का जो लेसन नंबर 5 है, जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। और आज हम जो लेकर आए हैं आपके लिए जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है साइंस की 9th क्लास की, और हरियाणा बोर्ड की जो बुक है हमारी, या हम सीबीएसई की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसको आज हम रीड करेंगे। देखिए बच्चों की ज़्यादातर शिकायत रहती है कि हमें एनसीईआरटी की बुक जो है समझ नहीं आ रही, लेकिन एनसीईआरटी की बुक को एक बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। अब जब कोई चीज़ बेहतरीन तरीके से लिखी जाती है तो उसको समझना भी बेहतरीन तरीके से ही चाहिए। तो आज हम जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसको समझेंगे पॉइंट वाइज हर पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। आप जो है अपने साथ एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और उसमें टॉपिक देखते रहिए और हम उसको समझते जाएंगे एक नए अंदाज में, और एक ट्रिकी मेथड होगा समझाने के लिए। एक बार यदि आप लेसन को रीड कर लेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी ये शिकायत नहीं रहेगी कि एनसीईआरटी की बुक हमें समझ नहीं आती। जब आप क्वेश्चन आंसर याद करोगे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न याद करोगे, या जो हमारी एक्सरसाइज होती हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं उनको याद करोगे तो एकदम से आपको याद हो जाएंगे, एकदम से लर्न हो जाएंगे, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगी। यदि आपको मान लो कोई क्वेश्चन 1 घंटे में याद होता है या आधे घंटे में याद होता है तो वो सिर्फ 2 मिनट में याद हो जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई, एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आई एम राजेंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जीवन की मौलिक इकाई, एनसीईआरटी बुक एक बेहतरीन तरीके से। देखिए पहले हम बात करेंगे संजीव पदार्थ क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। संजीव और निर्जीव ये हमारे 6th क्लास और 7th क्लास का टॉपिक है, वो उस पर नहीं जाएंगे हम सीधा अपने टॉपिक पर रहेंगे। देखिए हमने देखा है जितने भी जीव होते हैं वो किसी न किसी चीज़ से तो बने हैं। जैसे पत्थर है, एटम, छोटे छोटे एटम से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, अणु होते हैं, उसमें परमाणु होते हैं। कोई भी वस्तु लेंगे उसकी कुछ न कुछ इकाई होती है जिससे वो बना होता है। मकान है हमारा, किससे बना हुआ है? ईंट, पत्थर, गारा, पता नहीं क्या क्या उसमें चीज़ लगी हुई है, मिट्टी वगैरह। ठीक इसी प्रकार जो संजीव वस्तुएं हैं, यानी कि जो जीवधारी हैं, कोई भी जीवधारी हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे हमारे पशु हों, जानवर हों, या मनुष्य हो, कोई भी हो, तो वो बने किससे हैं? सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है। देखिए कोई भी जीवधारी हो वो एक कोशिकाओं का समूह है लगभग। किसी में कोशिका एक भी हो सकती है और किसी में कोशिका ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि जो सभी संजीव पदार्थ हमारे सजीव पदार्थ हैं, सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे, पूरा लेसन कोशिका के ऊपर जाएगा, तो आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अमीबा के शरीर में केवल एक कोशिका होती है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। जबकि विशाल वृक्ष हो, हाथी हो, या जितने भी जीव हैं हम देखते हैं, जैसे मनुष्य भी हो गया, इसमें जैसे जीवों में इनकी संख्या अरबों खरबों होती है, मतलब काउंटिंग ही नहीं है, गिनती नहीं है कितनी होती है। यदि हम मनुष्य के शरीर की बात करें तो 100 खरब, यानी कि 10 की शक्ति 14, देखिए कितनी है, गिनती में भी हम थक जाएंगे, इतनी कोशिकाएं होती हैं। अब कोशिका होती क्या है ये हम आपको समझा देते हैं। देखिए कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की
सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे मान लो क्या है, मकान है हमारा, ठीक है ना। मकान जब हम बनाते हैं तो हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, मकान बनाने में कई मटेरियल होते हैं, लेकिन बेसिक क्या है हमारे पास, ईंट है। यानी कि एक मकान खड़ा किस होता है, ईंटों से होता है, इसमें इनकी बहुत ज़्यादा ईंटें लगी हुई हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। छोटी छोटी कोशिका बन के, छोटी छोटी कोशिकाएं जुड़ती गई और हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। यानी कि हमारी बॉडी कोशिकाओं का जाल है, इसमें अरबों खरबों कोशिकाएं हैं जिससे हमारा शरीर बनता है ना। जिस तरह से अभी एग्जाम्पल दिया हमने, जिस तरह से ईंटों से मकान बनता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी कोशिकाओं से बनता है। यानी कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है जो मनुष्य का निर्माण करती है। किसी भी जीव का निर्माण करने में कोशिका की सबसे बड़ी भूमिका होती है, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखिए, अब जब कोशिका की जब बात आती है तो एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं रॉबर्ट हुक, उनका नाम आता है सबसे पहले। तो जब रॉबर्ट हुक काम कर रहे थे तो उसने कारक की पतली काट का मतलब टुकड़ा लगा लो, कोई लकड़ी का भी हो सकता है, जैसे भी होगा, काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। छोटे छोटे प्रकोष्ठ लगा लो, एक तरह से, जैसे प्रकोष्ठ का मतलब जैसे इस तरह से निशान हो गया, इस तरह से निशान हो गया, कोई छिद्र लगा लो, यानी कि छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे होगी। मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा ना आपने, या घर में भीड़ें होती हैं उनका छत्ता आपने देखा होगा लगभग। मधुमक्खियाँ तो आजकल इतने छत्ते नहीं देखे, लेकिन आप भीड़ और इन वगैरह का छत्ता देख सकते हैं। तो वो ऐसी ही लगती हैं, देखिए इस तरह से लगती हैं वो। देखिए जब अगर बनाना चाहें तो इस तरह की हो सकती हैं वो। देखिए इस तरह से यदि हम बनाएं तो इस तरह की शक्ल हो सकती है वो, ठीक है ना। तो इसको जब वो काम कर रहे थे रॉबर्ट हुक, तो वो एक कारक का छोटा टुकड़ा था। कारक एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है ना, लकड़ी का भी हो सकता है। यानी कि उस समय जो उसने कॉर्क लिया था वो एक वृक्ष की छाल का था, लेकिन आजकल हम कॉर्क जो है प्लास्टिक के भी होते हैं, पता नहीं अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं, लेकिन वो वृक्ष की छाल का था। सन 1665 में हुक ने इसे स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। देखिए उसने सूक्ष्मदर्शी भी खुद ही बनाई थी। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, जो छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देख लेती है। यानी कि जिन वस्तुओं को, एक ऐसी पार्टिकल को जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उसको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, तो उसने खुद बनाई थी। और रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा था। तो जो छोटी छोटी कोशिका उसने देखी थी ना, उसमें दूरबीन में देखी थी, बिल्कुल छोटी छोटी, ये तो बहुत बड़ी दिख रही हैं, तो जो बिल्कुल छोटी छोटी दिखी थी उसने उसको कहा भी ये तो कोशिका है, उसने नाम रख दिया। अब ये क्या है, कोशिका है, और इंग्लिश में इसको शेल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेल, यानी, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। और ये जो है एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अभी छोटा कमरा। क्या होता है, छोटा कमरा। यानी कि हमारी बॉडी में सेल्स हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, जिसका हम डिटेल में अभी अध्ययन करते जाएंगे, आप समझते जाइए। देखिए ये इस तरह का था उसमें, ये देखिए छोटे छोटे, देखिए जो ये ब्लैक कलर के डॉटेड लाइनें दिखाई गई हैं, ये कोशिकाएँ हैं हमारे पास, और इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम इनको अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, इनको केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। ये देखिए रॉबर्ट हुक ने जब जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सूक्ष्मदर्शी से उसने इस तरह से इसको देखा था, ठीक है ना। तो ये रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप कोरक थी जो उसने माइक्रोस्कोप में के अंदर देखा था। उसके बाद हमारे जो 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनकॉक ने जीवित कोशिका को खोजा और सबसे पहले उसको अध्ययन में लिया। एक कोशिक जीव, जिन जीवों का शरीर, अब देखिए एक कोशिक जीव क्या होते हैं, हमने अभी बात की थी। यानी कि जो जीव हम दो तरह से डिवाइड करके चलेंगे, एक तो एक कोशिका, जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, और एक होती है बहु का मतलब अनेक कोशिका वाले। पहले हम एक कोशिका की बात करते हैं। एक कोशिका जीव क्या होते हैं, एक ऐसे जीव जिन जीवों का शरीर केवल एक ही कोशिका से बना हो, मतलब एक ही कोशिका, उसमें लाखों अरबों नहीं है, केवल ओनली वन, तो उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे याद कर लीजिए, एग्जाम्पल आ जाते हैं, अमीबा, शैवाल। ये शैवाल इसमें गलत लिखा गया है, होता ये ऐसे है, शैवाल, ठीक है ना, ये इस तरह से हम लिखते हैं शैवाल। क्लियर पॉइंट।
कैल्मिडोनोमस, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये हैं कुछ इसके एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुकोशिकीय जीव। जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। देखिए, बहु का मतलब अनेक, कोशिका का मतलब कोशिका। तो जैसे हाइड्रा है, व्हेल मछली है, स्पंज है, मनुष्य है, गेंदा है, मछली है, तो ये जीव हैं जिनका शरीर जो है बहुकोशिकीय होता है, मतलब लाखों अरबों कोशिकाएं उनके बॉडी में मौजूद होती हैं। अलग अलग कोशिका होते हैं, ब्लड की कोशिका होगी और स्किन के अंदर कोशिका होगी, हड्डियों में कोशिका होगी, तो अलग अलग लाखों हजारों कोशिकाएं होती हैं। अब जब कोशिका की बात चल रही है तो कोशिका को कैसे जो है डिस्कवर किया गया, कैसे देखा गया और किसने देखा और ये देखने में कैसी लगती हैं, तो हम इसके लिए सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं और हम देखेंगे प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं किस तरह की होती हैं। हमारे सिलेबस में प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं। देखिए ध्यान से, जब हम एक प्याज की झिल्ली को कोशिका के अंदर से देखते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देंगी, इस तरह से। ये कभी आपको मौका लगे तो लैब में ज़रूर देखिएगा, एक प्याज की झिल्ली लेकर। प्याज की झिल्ली क्या होती है, आपने देखा है, प्याज के अंदर एक वाइट सा ट्रांसपेरेंट सा बिल्कुल पतला सा, जैसे बिल्कुल पतला सा पॉलीथीन जैसा एक पदार्थ होता है, वो क्या होता है, प्याज की झिल्ली होती है। तो उसको यदि हम देखते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देगी। और जो ये बीच में ब्लैक ब्लैक डॉटेड है, ये केंद्रक होते हैं। ये क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। और जो ब्लू कलर सा ये दिखाई दे रहा है, ये कोशिकाएं हमारी, मतलब ये कोशिका का आकार दिखाया गया है। और ये है हमारी प्याज की कोशिका। देखिए कई बार इस तरह से भी हम देख सकते हैं, तो इस तरह का आकार भी हो सकता है, तो क्योंकि उनका साइज जो है अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन होती वो एक जैसी है, ये ध्यान रखिए, अलग अलग नहीं होती। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है, मतलब साइज एक जैसा होता है उनका। ये नहीं है भी छोटा प्याज होगा तो छोटी झिल्ली होगी, बड़ा प्याज होगा तो बड़ी झिल्ली होगी, ऐसा नहीं होता। और देखिए ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हम देख रहे हैं, ये तो हमारे पास, ये क्या है जो बीच में दिख रहा है, ये तो केंद्रक है। और ये क्या है, हमारी कोशिका होती है। ये क्या है, कोशिका। ये भी क्या है, कोशिका। और ये भी क्या है, ये सारी कोशिका का आकार दिखाया गया है। ये प्याज की झिल्ली की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के आकार के होते हैं, कोशिका होते हैं। देखिए जो ये संरचनाएं, ये संरचना जैसे ये क्या होगी, इस तरह की संरचना होगी ना, ये जैसे लग रही है जैसे पंचभुज हो, ये कैसे लग रही है जैसे छठभुज है हमारे पास, इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है ना, तो ये एक तरह की संरचना है हमारे पास। तो ये जो छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, ये शलककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। प्याज के अंदर क्या होता है, शलककंद होता है। शलककंद क्या होता है, अभी हमने बताया था ना, प्याज की मूलभूत इकाई, यानी कि छोटी से छोटी संरचनाएं इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे छोटा जीव जंतु चाहे बड़ा हो, मतलब चाहे हाथी लगाओ, चाहे व्हेल लगाओ, चाहे आप खुद लगा लो, चाहे बिल्कुल छोटा अमीबा, पैरामीशियम, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव लगा लो, सभी के सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं, जब ये हमने देखा कुछ, लेकिन कईयों में केवल एक कोशिका होती है, कईयों में ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कोशिका बनी किससे है, कोशिका किससे बनी और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। देखिए हमने देखा है कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, ठीक है ना। तो कोशिका में भी छोटे छोटे आगे अंग होते हैं जिसको कोशिकांग कहते हैं। और कोशिका कैसे संगठित होती है, संगठित का मतलब इकट्ठी होती है, कैसे बनी, उसमें क्या क्या पदार्थ मिला। देखिए जब भी कोई पदार्थ होता है उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब हमारी बॉडी सेल से बनी है और हम खाना भी खाते हैं, हमारे शरीर में क्या क्या है, जैसे सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पानी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो कोशिका के अंदर भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे वो मिलकर बनी होती है। देखिए हम यदि कोशिका का अध्ययन जो है सूक्ष्मदर्शी से करते हैं तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका के 3 गुण दिखाई देंगे। नंबर 1 तो प्लाज्मा झिल्ली दिखेगी हमें सबसे पहले तो, और एक केंद्रक दिखेगा, एक कोशिका द्रव्य दिखेगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास अभी हमने देखा था ना, अभी ये देखिए ये केंद्रक दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये क्या है, केंद्रक दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, हमारे पास उसकी झिल्ली हो जाएगी, ठीक है ना, जो उसकी बाहरी आवरण दिख रहा है।
और इसी के अंदर क्या है, जो द्रव्य होता है इसके अंदर ही देखिए क्या होता है, द्रव्य होता है, सारा जीव द्रव्य बोलते हैं जिसको हम, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसके बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं। आओ देखें कैसे होगा हमारे पास। देखिए ये हम कोशिका जो प्लाज्मा झिल्ली है हमारी, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली किस किस से बनी है। देखिए ये जो है हमारे पास रेड कलर में दिखाया गया है, ये हमारी लिपिड बाइलेयर है। ये क्या है, लिपिड बाइलेयर है। और जो ये देखिए ये ग्रीन कलर में दिखाया गया, ये क्या है, हमारा प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन है हमारे पास। तो ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, ये प्रोटीन। अब इसका हम अध्ययन करते हैं, देखिए ध्यान से। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली, संजीव झिल्ली है। क्या है ये, अर्धपारगम्य संजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। जीव द्रव्य के बारे में बताएंगे हम आपको, पहले पढ़ लीजिए। इसको घेर के रखती है जीव द्रव्य को। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। कितनी परतें इसमें, 3 परतें, याद कर लीजिए। झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। क्वेश्चन आ जाता है कोशिका झिल्ली में कितनी परतें होती हैं, तो आप कितनी परतें लिखेंगे, 3 परत लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें से सबसे बाहरी और भीतरी परतें, जो सबसे बाहर की है और जो सबसे भीतर है, वो प्रोटीन के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती हैं, प्रोटीन के द्वारा। देखिए अब देखते हैं हम, यहाँ देखिए जो सबसे बाहरी परत है हमारी, देखिए जो बाहर की परत है ये, और जो सबसे अंदर की परत है वो प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है ना, ध्यान देखिए। और इसके बाद देखिए मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा के द्वारा होता है। जो बीच वाली परत है उसको लिपिड या वसा के द्वारा निर्माण होगा। यानी कि बाहरी में क्या है, प्रोटीन है, और अंदर क्या है, प्रोटीन है, और बीच में क्या है, लिपिड है। क्या है, लिपिड है। यह कोशिका की आकृति का निर्माण करती है और इसी से निर्माण होता है, एवं जीव द्रव्य की रक्षा करती है। जीव द्रव्य की क्या करती है, रक्षा करती है। अंतर कोशिकीय विसरण और प्रासरण की क्रिया को नियंत्रित करने के साथ साथ यह विभिन्न रचनाओं के निर्माण में भी सहायता करती है। अंतर कोशिकीय विसरण और प्रासरण, ये दो जो हैं विधियाँ हैं हमारी कोशिका के नियंत्रण करने की। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद नोट कर लीजिए, विसरण और प्रासरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब बात कर रहे थे हम जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, क्या होता है जीव द्रव्य, अभी हमारे सामने आया था ना। कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य कहते हैं। अब जितने भी, जैसे चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, उसके अंदर जितना भी पदार्थ हैं, कुछ भी हो चाहे, उसको हम जीव द्रव्य बोलेंगे। जैसे मान लो हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में हड्डी है, ब्लड है, लाल रक्त कणिकाएँ हैं, स्किन है, और बॉडी के अंदर जो भी मटीरियल है उसको, वो सारे का सारा हमारा जीव द्रव्य है। तो सारे का सारा क्या है, जीव द्रव्य। इनके कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कि जीव द्रव्य का मतलब जीवों का द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है। द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। और जीव का मतलब जीव, यानी कि जो जीवों का पदार्थ है, सीधी सी बात है ना। और यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, ऐसी कोई कोशिका नहीं है जिसमें ना हो। और देखिए ये एक तो रवेदार होता है। रवेदार आपने देखा क्या होता है, रवेदार जैसे चीनी होती है ना हमारी, चीनी एक रवेदार है। चीनी क्या है, रवा है हमारी रवेदार। जेली नुमा, जेली आपने देखी होगी, ठीक है ना, जेल, जैसे हमने देखा होगा ना, डाबर जेल आता है, आप टूथपेस्ट करते हैं, जेल में कुछ आते हैं ना, तो इसको हम जेल बोलते हैं। अर्ध तरल का मतलब ना वो कठोर है और ना वो तरल है, इनके बीच का पदार्थ हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी रचना जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। देखिए ध्यान से, इसकी रचना किससे है, जल है, इसमें कार्बनिक पदार्थ हैं और अकार्बनिक ठोस पदार्थ हैं, इनसे मिलकर ये बनती है हमारी जीव द्रव्य में। जो कि तो क्या क्या है, एक तो जल है, इसमें वाटर सबसे ज़्यादा है वो तो वैसे भी, और कार्बनिक पदार्थ हैं और अकार्बनिक पदार्थ हैं हमारे पास, ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थ का मतलब जो कार्बन से रिलेटेड है, जिनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं कार्बनिक।
और अकार्बनिक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और सबसे छोटी इकाई है, और इसमें जीव द्रव्य भरा होता है, इसमें प्रोटीन भी है, लिपिड भी हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें मेन हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जो जैसे लिपिड है या प्रोटीन है, ये मान लो कोशिका है हमारे पास, ठीक है ना। इसके अंदर पदार्थ कैसे जाते हैं और इससे बाहर पदार्थ कैसे आएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे मेन पॉइंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 लिखते हैं। देखिए, ये इस तरह से लिखते हैं CO2, इसमें 2 ऐसे लिखा है, लेकिन होता ये इस तरह से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक कोशीय अपशिष्ट है। अपशिष्ट का मतलब जो हमारे काम का ना, उसको अपशिष्ट बोलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ, जैसे मान लो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो बाथरूम आता है, लैट्रिन आती है, तो वो हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ हो गए, जिसे कोशिका से बाहर निकलना आवश्यक होता है। देखिए, हर पदार्थ, जब देखिए हमारा बॉडी इस तरह की है, जो हम खाते हैं उसका बाहर निकलना ज़रूरी होता है, और उसी को हम बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ में पसीना भी आ जाता है, हमें पसीना आता है तो वो भी अपशिष्ट पदार्थ है। नमक निकलता है बॉडी से, सोडियम क्लोराइड निकलता है, तो ये सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। हम ऑक्सीजन सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो CO2 क्या होगी, हमारा अपशिष्ट पदार्थ होगी ना। तो जब कोशिका में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जैसे हम सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन जाएगी ना, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाती है, तो कोशिका में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसकी सांद्रता वातावरण में मौजूद CO2 की सांद्रता से बढ़ जाती है। देखिए, सांद्रता क्या होती है? गाढ़ापन, किसी भी चीज़ का गाढ़ापन, ठीक है ना। सांद्रता क्या होती है? किसी भी चीज़ का गाढ़ापन। मान लो जैसे आप चीनी लेते हैं ना, और 1 गिलास पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाते हैं, तो उसकी सांद्रता थोड़ी कम हो जाएगी। 200 ग्राम और मिला दें तो उसकी सांद्रता हो, यानी कि गाढ़ापन बढ़ता जाएगा। गाढ़ापन, सांद्रता क्या होती है? गाढ़ापन होती है। तो जब मान लो एक में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मान लो कम है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो सांद्रता किसकी ज़्यादा होगी? बाहर, जिस कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे ज़्यादा, वहाँ की सांद्रता ज़्यादा होगी, ठीक है ना। उसकी बात करेंगे। देखिए, जब कोशिका में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोशिका में बढ़ जाती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोशिका में जब बढ़ गई, तो उसकी सांद्रता वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से बढ़ जाती है। जब अंदर बढ़ेगी, इसका मतलब जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में फ़र्क आता है, देखिए फ़र्क आएगा ना, जब भी जैसे ही, यदि मान लो बाहर ज़्यादा होगी और अंदर कम है, या अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, कैसी भी लगा लो, यानी कि सांद्रता में फ़र्क पड़ गया, एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम है, कहने का मतलब ये है। तो वैसे ही अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण द्वारा CO2 बाहर निकलती है। तो कौन सी प्रक्रिया से निकलती है? ध्यान से देखिए, विसरण प्रक्रिया से बाहर निकलती है, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही सांद्रता में फ़र्क आ जाएगा, मतलब एक साइड ज़्यादा सांद्रता है और एक साइड कम सांद्रता है, तो क्या होगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। नोट कर लीजिए पॉइंट, हमेशा सांद्रता किस ओर चलती है? अधिकतम से कम की ओर, ज़्यादा से कम की ओर हमेशा चलती है, ठीक है ना। जैसे हीट है हमारी, वो जो ऊष्मा होती है ना, वो ज़्यादा से कम की ओर जाएगी। मान लो 1 गिलास पानी है, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी है, उन दोनों को मिलाएंगे तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से इसको बोलते हैं विसरण। अब देखिए, विसरण होता क्या है, इसकी भी हम डेफिनेशन ले लेते हैं। बाह्य या आंतरिक बलों के द्वारा ठोस, द्रव, गैस या विलय, कोई भी सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब एक जिसमें कोई चीज़ घोलते हैं ना, तो एक देखिए 3 चीज़ होते हैं हमारे पास, विलय, विलयन और विलायक। विलय का मतलब जो घुल जाए,
तो बाह्य यांत्रिक बलों द्वारा ठोस द्रव या गैस या विलय कोई भी हो के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। नोट कर लो, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भी। जो हमारे पास ठोस द्रव गैस कोई भी पदार्थ हो तो उसके जो अणु होते हैं, जो उसके आयन होते हैं, वो अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं और इस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। और विसरण प्रक्रिया कब होती है? विसरण की क्रिया तब होती है जब तक संपूर्ण क्षेत्र की सांद्रता बराबर ना हो जाए। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ध्यान से देखिए। मान लो देखिए यहाँ पे सांद्रता ज़्यादा, देखिए ये अणु दिखाया गया, इधर सांद्रता क्या है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सांद्रता है, मतलब इसमें सघनता बहुत ज़्यादा है। और जो इधर वाली में क्या है? सांद्रता कम है। तो जो हाई सांद्रता है वो लो की ओर जाएगी। कहाँ जाएगी? लो की ओर चलनी आरंभ कर देगी। और कब तक चलेगी? जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाती तब तक वो चलती रहती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक कमरे में कोई हीटर लगा देते हैं ना, तो पूरा का पूरा कमरा जो है गर्म होना शुरू हो जाता है, धीरे 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 पूरा कमरा एक जैसे टेम्परेचर में हो जाता है। तो यानी कि ये हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जैसे हीट जाती है ना, तो सांद्रता भी क्या होती है? हाई सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करती है, ठीक है ना। उदाहरण देखिए हम लेते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं। अगरबत्ती आपने देखी होगी, इत्र की खुशबू का पूरे कमरे में फैलना। अब मान लो आप सेंट मारते हैं ना, तो वो सेंट जो है पूरे कमरे में बराबर रूप से फैल जाएगा, मतलब जहाँ पे कम है वहाँ पे जाएगा वो। जहाँ पे सेंट नहीं है ना, तो उस और वो दौड़ेगा और पूरे कमरे में सेंट की खुशबू बराबर हो जाएगी थोड़ी देर बाद। मतलब ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वो गमन करता है, ठीक है ना। और शक्कर का पानी में घुलना, देखिए अब जब हम शक्कर को पानी में घोलते हैं ना, तो ये नहीं होगा भी जैसे एक बार उसको अच्छी तरह से घोल दो, तो ये नहीं होगा भी एक चम्मच पियोगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, दूसरा चम्मच निकालो उसका टेस्ट होगा। तो पूरी की पूरी शक्कर हम उसमें घोलते हैं तो पूरे पानी का टेस्ट एक ही हो जाता है, धीरे धीरे धीरे। हवाएं चलती हैं हमारी, आंधियाँ चलती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना, ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना, श्वसन द्वारा ऑक्सीजन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, लाल दवा का जलन, जो लाल दवा होती है ना पोटेशियम परमैंगनेट होती है, वो पानी में घुलती है। तो ये सारी जो हैं सांद्रता के हमारे एग्जाम्पल है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हाइयर से लोअर की ओर चलती है हमारे पास। और दूसरा क्या है? पानी का अंदर तथा बाहर जाना भी विसरण के नियम के अनुसार कार्य करता है। पानी बाहर जाता है, अंदर जाता है। तो देखिए मान लो पानी के ऊपर थोड़ा सा हम, या दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जब पानी किसी कपड़े पर लगता है तो वो फैलना शुरू हो जाता है, पूरे इसमें बॉडी में फैलना, यानी कि कपड़े में फैल जाता है धीरे 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 धीरे। जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से पानी के अणुओं की गति होती है तो उसे प्रासरण कहते हैं। देखिए ये ओस्मोसिस है, प्रासरण कहते हैं। प्रागम्य से पानी के अणुओं की गति होती है तो उसको अब बोलते हैं ओस्मोसिस बोलते हैं, यानी कि प्रासरण बोलते हैं। तो प्रासरण होता क्या है? वह प्रक्रिया, प्रासरण को क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, ये देखिए ये उल्टा हो गया, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः ही गति करते हैं, उसे हम प्रासरण बोलते हैं। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं ओस्मोसिस में, ठीक है ना। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसको बोलते हैं प्रासरण, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें दिखाया गया प्रासरण का एग्जाम्पल, कितना अच्छा एग्जाम्पल लिया गया है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, बराबर शो हो रहा है। और जब देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं हम, ठीक है, तो पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये इसमें डाला गया हमारे पास, देखिए एक केमिकल डाला गया है, पानी डालेंगे तो बराबर होगा ना। लेकिन जब अलग अलग हम मटेरियल डालेंगे, देखिए पहले इसमें क्या है, पानी है इसमें, ठीक है, फिर इसमें क्या डाल दिया,
एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाल दिया कोई भी, तो उससे क्या होगा, अब पानी इधर नहीं जाएगा, मात्रा किधर, इस साइड बढ़ेगी, यानी कि जिस साइड कम सांद्रता है उस साइड हमारे पास ये चलना शुरू कर देता है। क्लियर पॉइंट। पानी के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले पानी की ओर गति करते हैं। तो ये देखिए सांद्रता होती क्या है, देखिए अब आप अंदाज़ा लगाइए इसमें सबसे अधिक सांद्र कौन है, सबसे अधिक सांद्र कौन है। देखिए ये सबसे कम है, सिंपल पानी दिखाया, थोड़ा सा इसमें और डाल दिया ब्लैक कलर तो ये थोड़ा सा और सांद्र हो गया, फिर ये थोड़ा सा और सांद्र हो गया और डाल दिया, फिर इसमें और डाल दिया ये और सांद्र हो गया, फिर इसमें और डाल दिया, ये सबसे ज़्यादा सांद्र हो गया। सांद्र का मतलब क्या लेते हैं हम, इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। क्या होता है इसका मतलब, गाढ़ापन। ठीक है, तो जितना सांद्रता कम होगी उसको हम डाइल्यूटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड, यानी कि सांद्रता बोलते हैं। ठीक है ना, सांद्रता की ये ग्राफ दिखाया गया है, और जितनी सांद्रता बढ़ती जाएगी उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। अब देखिए एक पॉइंट नंबर 1, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा जाता है तो जल प्राशन विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। नोट कर लो पॉइंट ये, यदि कोशिका को तनु विलयन, तनु का मतलब पतला, तनु का मतलब पतला, तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा में रखा जाए तो जल प्राशन विधि के द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्राशन दाबी विलयन कहते हैं। नोट कर लो पॉइंट, ऐसे दाब को क्या बोलते हैं, अल्प प्राशन दाबी विलयन। नोट कर लो, इसका मतलब क्या है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो, जल की मात्रा क्या हो, ज़्यादा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी ना, उसमें रखेंगे तो जल प्राशन विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। और ऐसे विलयन को अल्प प्राशन दाबी विलयन कहते हैं। अल्प का मतलब थोड़ा, अल्प का मतलब थोड़ा, प्राशन आपने समझ लिया, दाबी का मतलब दाब देने वाला, और विलयन का मतलब होता है घोल। ठीक है, इसका मतलब जो अल्प प्राशनारी विलयन क्या होता है, जिस विलयन का प्राशन दाब का मान अपेक्षाकृत कम होता है उस विलयन को अल्प प्राशरी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, देखिए पानी एक ऐसी चीज़ है जो कोशिका के दोनों ओर जो है आ जा सकता है, अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन क्या है, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। ध्यान देखिए, कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से ज़्यादा होती है हमेशा। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूल जाएगी, इससे कोशिका क्या होगी, फूलेगी, क्योंकि देखिए वैसे भी साइज बढ़ेगा ना, किसी बॉडी के अंदर कोई चीज़ जाएगी तो उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से समझिए, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम या विलय में रखा जाता है जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, मतलब बाहर भी उतनी और अंदर भी उतनी, सांद्रता सेम होगी, बराबर होगी, कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, फिर मतलब कोई चीज़ ना बाहर आएगी ना कोई अंदर जाएगी, बराबर हो गया, तो ऐसे विलयन को सम प्रासारी विलयन कहते हैं। सम प्रासारी, सम का मतलब बराबर, यानी कि बाहर भी सांद्रता सेम और अंदर भी सांद्रता सेम, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे सम प्रासारी विलयन। ठीक है, तो सम प्रासारी विलयन क्या होगा, जब दोनों विलयनों की सांद्रता का मान समान होता है, बराबर होता है, तो दोनों विलयनों के लिए प्राशन दाब का मान भी बराबर होगा। अतः वे विलयन जिनके लिए प्राशन दाब का मान समान होता है उन्हें समप्रासारी विलयन कहते हैं। नोट कर लीजिए, यहाँ से याद कर लीजिए, यहाँ से काम चल जाएगा हमारे पास, डेफिनेशन हमारे जो लास्ट की लाइन है यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन रहेगी।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जल कोशिका के दोनों ओर आता जाता है, ये हमें पता है, लेकिन जल की मात्रा जो अंदर गई उतनी ही बाहर जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए ध्यान से, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, अब क्या क्या उल्टा आ गया देखिए, तो जल प्राशन विधि द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा, और ऐसे विलयन को बोलते हैं अति। अति का मतलब ज़्यादा, प्रासरदाबी विलयन, यानी कि अब ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। अति का मतलब बहुत ज़्यादा, जब प्रेशर पड़ेगा तो वो बाहर आ जाएगा, और जब प्रेशर नहीं पड़ेगा तो अंदर आएगा, वो अलग हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि जिस विलयन का प्राशन दाब का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है, ऐसे विलयन को अति प्रासारी विलयन कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेंगे, अंडे से प्राशन कैसे होता है देखिए ध्यान से। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला हमारे पास ये होता है HCl, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन बराबर मात्रा में मिले होते हैं। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसको कवच को हटा दो, जो ऊपर कवच होता है ना अंडे का, उसको हटा दो। इस कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी कि जो कवच होता है अंडे का वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। याद रख लीजिए, 1 नंबर में आ जाता है, अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है ना। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रखती है। ऊपर तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, अंदर भी झिल्ली है उसकी। अंडे को शुद्ध जल में रख दो और 5 मिनट बाद इसका अवलोकन करो, आप क्या देखेंगे। ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। अंडे का बाहरी हिस्सा और उसको हम थोड़ी देर पानी में रख देंगे। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जब पानी में रखेंगे तो अंडा फूल जाएगा, क्योंकि प्राशन द्वारा जल अंडे के अंदर चला गया। क्या होगा, प्राशन विधि के द्वारा जो पानी था वो अंडे के अंदर जाएगा। वैसे भी देखिए, हम कपड़ा पानी में डुबोएंगे ना, सूखा कपड़ा, तो पानी कपड़े के अंदर चला जाता है, तो वो भी प्राशन विधि है हमारे पास। ठीक है ना। तो अंदर जैसे ही अंदर जाएगा तो अंडा फूलेगा, क्योंकि उसका वेट बढ़ेगा। ठीक है ना। ये देखिए दिखाया गया है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का अणु दिखाया गया है, और ये वैसे दिखाया गया ना। ठीक है, सॉल्यूशन दिखाया गया। तो ये ओस्मोसिस क्रिया हमारी हो रही है। देखिए ये जैसे अंडे को हम तोड़ते हैं ना, तो अंदर से इस तरह का निकलता है वो। ठीक है, तो उसको पानी में डालना है। इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। अब हमने सादे पानी में रखा था, अब क्या है, नमक के पानी में 5 मिनट तक रखो। अब अंडा सिकुड़ जाएगा। अंडा क्या होगा, सिकुड़ेगा, उल्टा हो गया ना। क्यों, क्योंकि जल अंडे से निकल कर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल की सांद्रता ज़्यादा है। क्योंकि प्राशन में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है वो, तो यानी कि अब अंडा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट ये। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम जो है सूखी किशमिश के द्वारा भी कर सकते हैं, या खुम्बानी में भी कर सकते हैं, जिसको हम दाख बोलते हैं ना, उसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे देखिए, सूखी किशमिश या खुम्बानी को केवल जल में रखो और कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसमें शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। आप क्या डिफरेंस मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए। ये देखिए ड्राई वॉच ग्लास में रखा गया एक ड्राई रेजिन को, जो ग्रेप्स की बात करे थे हम, दाग की बात करे थे, और फिर किस में रखा गया, ये पानी में रखा गया, वाटर में। और स्वोलन, तो ये देखिए स्वोलन है, मतलब फूली हुई हैं, और ये क्या है, सिकुड़ी हुई हैं। तो फ़र्क पड़ेगा दोनों में। तो किस तरह से फ़र्क पड़ेगा देखिए ध्यान से। जब उन्हें जल में रखा गया तो जल ग्रहण करके फूल गई, अंदर गया जल। लेकिन जब सांद्रित घोल में रखा गया, यानी कि नमक के घोल में रखा गया और फिर बाहर निकाला गया, तो वो क्या होगी, सिकुड़ जाएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक कोशिकाएं अलवणीय जलीय जीवों, अलवणीय यानी कि जिसमें लवण नहीं होते। देखिए पानी लवण का भी होता है, जैसे हमारा समुद्र का पानी है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा लवण होते हैं, और जो ताज़ा पानी, मीठा पानी जो हम पीते हैं, उसमें लवणों की मात्रा कम होती है। तो अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्राशन द्वारा जल ग्रहण करते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा करते हैं, प्राशन के द्वारा। पौधे के मूल, मूल का मतलब जड़,
जड़ द्वारा जल का अवशोषण प्राशन का एक उदाहरण है। देखिए जो पौधे की जड़ें हैं भूमि से पानी लेती हैं ना, वो कहाँ पहुँच जाता है, उनकी पत्तियों में पहुँच जाता है, पूरे तने में पहुँच जाता है, तो वो भी उसका एक उदाहरण है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका के बाहरी पर्यावरण को अपना भोजन अन्य पदार्थों ग्रहण करने में मदद करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। ध्यान देखिए, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और जो अमीबा होता है वो अपना भोजन इसी विधि के द्वारा प्राप्त करता है। तो अमीबा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये था हमारा जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है, हरियाणा बोर्ड की साइंस की बुक है, उसका फर्स्ट वीडियो था आपके लिए। और हमने जो एनसीईआरटी की बुक है उसको बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और आशा है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो इसका सेकंड वीडियो होगा हम जल्दी लेकर आएंगे। तो तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।